दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस की प्रारंभिक जो परीक्षा है उसका जो स्तर है मेरी दृष्टि से भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे स्तर का है और बाकी जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा आयोजित जो प्रारंभिक परीक्षा है उनसे काफ़ी ऊंचे स्तर का है। तो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के एक विस्तृत रणनीति मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। कम से कम 7 लाख कैंडिडेट के आसपास बैठने जा रहा है, सीटें कम है, तो इसलिए कम समय के अंदर कोरोना काल के अंदर बिना डिप्रेशन में आए तैयारी कैसे करें। तो टू द पॉइंट सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित इस परीक्षा में जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें उनका ट्रेंड एनालिसिस करना, साथ में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी। तो दोस्तों 24-25 सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में 5-7 सवाल जो है उत्तर प्रदेश की जो समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित भी अलग पूछे जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें भी जो फोकस रहता है वो करंट अफेयर्स पर ही रहता है। इसलिए करंट अफेयर्स पे आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ध्यान दें और इसके लिए आप एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार पढ़ें और इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या दृष्टि मैगजीन है वो पढ़ सकते हैं। और समसामयिक जो मुद्दे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिनमें आप अगर 25 सवाल आते हैं तो 22-23 सवाल तक आप सही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सवाल पूछे जाते हैं चाहे भारतीय संविधान के हो चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के हो, उनकी प्रकृति निश्चित नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। लेकिन करंट अफेयर्स में चूंकि एक साल की अवधि निश्चित होती है तो घटनाएं निश्चित होती है और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, और चूंकि रुचि का भी विषय है करंट अफेयर्स, तो आप ये कोशिश करो कि करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करो और वहाँ पे गलती होने की संभावनाएं नहीं के बराबर रहे। तो करंट अफेयर्स मैंने बताया, करंट अफेयर्स के लिए आप रुचि विकसित कीजिए। जो बीबीसी है, बीबीसी का हेल्प ले सकते हैं। डीडी न्यूज़ बहुत ही प्रामाणिक सोर्सेज है न्यूज़पेपर के लिए। इसके अलावा आप कोई टीवी चैनल जो आपको लगे जिस पे आपको भरोसा हो और आपको लगे कि ये तो बहुत विश्वसनीय है, तो उस तरीके के जो टीवी चैनल है वहाँ से मदद ले सकते हैं, रेडियो की मदद ले सकते हैं। तो समसामयिक मुद्दों के अंदर आप रुचि विकसित कीजिए, पूरी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद में आपको लगे कोई समसामयिक मुद्दों पे कई करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो भी ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो स्थायी मेमोरी के अंदर चले जाएगी। और समसामयिक जो मुद्दे पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की इस परीक्षा के अंदर उसमें डेप्थ नहीं होती, सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सवाल मैंने पेपरों का जब ट्रेंड एनालिसिस किया तो मैंने देखा है कि वो पूछे जाने वाले व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निधन हो गया हो, कोई बाहर से व्यक्ति आया हो, किसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला, ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला, क्रिकेट खेल कूद की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन किसे मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, इस तरीके की पद्मश्री किसे मिला, पद्म विभूषण किसे मिला, भारत रत्न किसे मिला, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई, प्रमुख योजनाएं हो गई, ऐसे बहुत जो सवाल जो बेसिक प्रकृति के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। लेकिन आप फिर भी समसामयिक मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, कोई भी टॉपिक छोड़ो मत। कारण क्या, प्रारंभिक परीक्षा में तो ये हेल्प करता है, मुख्य परीक्षा में भी है और साक्षात्कार में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा में आप जब उत्तर लिखोगे तो हर उत्तर को मैं आगे इस एक वीडियो में बताऊंगा आपको कि समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे हर सवाल जो है उसका जवाब आपको समसामयिक मुद्दों से जोड़ते हुए देना, तो इससे आपका मुख्य परीक्षा के अंदर स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि समसामयिक जो मुद्दे हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। दूसरी बात करें इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में भी 23-24 सवाल पूछे जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं बहुत संतुलित पेपर बनाए जा रहे हैं, हर पोर्शन को लगभग समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है, किसी भी पक्ष को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, जो आधुनिक भारत हो। आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी से आपकी जो मूलभूत अवधारणा है वो विकसित होगी। और आधुनिक भारत के लिए मैं आपको कहूँगा कि राजीव अहिर की पुस्तक है स्पेक्ट्रम की लिखी हुई गाइड है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आप विपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए तो विपिन चंद्रा भी बहुत ज़्यादा अच्छी पुस्तकें हैं। और हिस्ट्री के जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी ऐसे सवाल होते हैं जो बेसिक प्रकृति के होते हैं,
है ना। तो उसके लिए आप क्या करो, इतिहास के लिए आप एक रजिस्टर बनाओ जिसके अंदर सारी चीज़ें लिख लो कि भाई इतिहास के सिक्के कौन से हो गए, इतिहास के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हो गए, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन से हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो कौन सी प्रमुख उस समय की पत्र पत्रिकाएं हो गई, कांग्रेस के अंदर कौन से सम्मेलन कब हुए, कब किसने अध्यक्षता की, किसान आंदोलन कौन से हो गए, किसने नेतृत्व किया, भारतीय राजनीति के अंदर गांधी जी का योगदान, उसको सोर्ट के अंदर। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करें और इतिहास की जब तैयारी करें तो नोट्स बना कर करेंगे। वैसे तो हर टॉपिक की तैयारी नोट्स बना करके करें, लेकिन इतिहास विषय की जो तैयारी करें उसमें, क्योंकि इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बार बार भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि भारतीय संविधान में हमारी रुचि रहती है, रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है। तो इतिहास के लिए जो भी टॉपिक मिले उनको आप इंटीग्रेटेड करके एक जगह लिख लीजिए। कैसे, जैसे आपको सिक्के हैं, एक टॉप सिक्का कहीं मिलेगा, दूसरा सिक्के की जानकारी कहीं मिलेगी, एक अभिलेख की जानकारी प्राचीन काल में मिलेगी, प्राचीन काल में भी अलग राज्यों में मिलेगी। तो आप एक जगह डायरी बना लीजिए जहाँ पर साहित्य, जहाँ पे प्राचीन सिक्के, प्राचीन अभिलेख, जो भी जानकारी लिखनी है उसको एक जगह एक्यूमुलेटेड कर लीजिए। परीक्षा के समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में भी 22-23 सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के लिए मैं कहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है अपने आप में पर्याप्त है और उसको रामबाण औषधि मानते हुए, पुस्तकों के लिए क्या दोस्त है, हमें बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़नी है, एक ही जो पुस्तक है उसको बार बार पढ़नी है। और जो पुस्तक पढ़ लिया आपने तो उससे संबंध फिर सोचो। आप कैसे सोचो कि जैसे भारत का संविधान है ना, आपने उसमें पढ़ ली प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना पढ़ ली आपने पूरी पूरी। अब आप हाथ ऐसे करो, बैठ जाओ और सोचो कि प्रस्तावना मैंने क्या पढ़ी। तो पढ़ो आप सबसे पहले देखो कि प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले मैंने ये पढ़ा था कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, वहाँ पर इसका प्रभाव है। फिर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना हूबहू क्या है तो आप याद करो। तो आप बोलो भाई हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलाने के लिए दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च सूर्य विक्रम संवत इतने को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये चीज़ आपको याद हो गई। अब हो सकता है जो जैसे मैंने अभी बोली, हो सकता है मेरे को अभी 80% ही सही हो, तो यहाँ तक तो आपको आ रही है। फिर वापस किताब देखो और देखो उसमें से कौन सी जो चीज़ें छूट गई है। फिर आप देखो यह प्रस्तावना मेरे को याद भी हो गई, अब कहो प्रस्तावना ली कहाँ से गई है। ऐसा सोचो, किताब हाथ के अंदर नहीं है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई, किसका असर है प्रस्तावना पे कि अच्छा ठीक है। फिर को भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, कौन से शब्द है वो जोड़े गए हैं, ठीक है, ये भी आ रहा है। फिर आप देखो प्रस्तावना किसने कहा था कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, कि बेरूबा वादा 1960 में कहा गया था भाग नहीं है। तो फिर किसमें कहा गया भाग है, तो केशवानंद भारती के अंदर कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का आधार स्तंभ है। ये चीज़ें भी आपको याद हो गई। अब आप पढ़ो कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द का प्रयोग किस किस रूप के अंदर है, प्रस्तावना के अंदर जो भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता जो शब्द है वो कहाँ से लिए गए। तो अब आपको प्रस्तावना पूरी की पूरी याद हो गई है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मुख्य परीक्षा में यही चीज़ लिखने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और जब पढ़ो तो साथ में सोचो, एक हर सवाल जो आप लिख रहे हो 1 सेकंड के लिए मेरे कहने से आपको उसको इंटरव्यू से जोड़ना, 1 मिनट के लिए कैसे जोड़ना कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका प्रशासन में क्या योगदान है, नीति निर्देशक तत्व उनका प्रशासन के अंदर क्या योगदान है, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार आप प्रशासन में कैसे खत्म करोगे। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है। तो इस तरीके से साथ के अंदर इंटीग्रेटेड रूप से आप तैयारी करते रहो। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पुस्तक पर्याप्त है और फिर भी आपको लगे तो उससे संबंधित आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी मिला सकते हैं। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो दोस्तों ज्योग्राफी के लिए भी NCERT रामबाण औषधि है, उसका कोई विकल्प नहीं है। मूलभूत अवधारणा विकसित हो जाएगी NCERT से। इसके साथ साथ NCERT के साथ साथ आप मैपिंग पे विशेष ध्यान दो। उत्तर प्रदेश का चाहे भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, भारत का भूगोल आप ऐसे तैयारी मत करो। भारत का भूगोल जैसे ये मैप पड़ा सामने, तो मैप के अंदर देखो कि भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी है, काली मिट्टी कहाँ पे, लाल मिट्टी कहाँ पे है। इसी तरीके से बहुउद्देश्य परियोजनाएं देखनी, तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं देखो कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहाँ है। आपको ये देखना है कि पश्चिमी तट कहाँ है, पूर्वी तट कहाँ है, एक एक चीज़ आपको मैप के अंदर पता होनी चाहिए। यही बात भारत के भूगोल में और यही बात विश्व के भूगोल के अंदर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भूगोल जो विषय है वो रटने का नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत में
इस्पात उद्योग का विकास कैसे हुआ। तो पहला तथ्य सपोज करो जैसे आता है कि मान लो कुल्टी के अंदर स्थापित हुआ, तो देखो कुल्टी का है। फिर आ जाए बिल्कुल साहब के, है ना, भद्रावती, तो भद्रावती देखो मैप के अंदर कहाँ है। तो हर जो भूगोल का जो तथ्य है, हर जो जानकारी है वो मैप के थ्रू तैयार करो। इससे दोस्तों एक तो आपकी रुचि विकसित होगी, है ना, पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मनोबल बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप परीक्षा में सवाल गलत नहीं करोगे। एक दोस्तों, आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई भी स्तरीय जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, हम एग्जाम हॉल में बहुत सी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। और वो गलती क्यों कर देते हैं, हमारे टाइम मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, कुछ हम तनाव में आ जाते हैं। तो वहाँ पे 5-7 सवाल जो है वो हम लापरवाही की वजह से गलत कर देते हैं। तो एक शायर कहते हैं कि जो गलती है वो थोड़ी सी की, परिणाम बहुत ज़्यादा भुगता, खता लम्हों में की और सजा सदियों ने पाई। तो ऐसी छोटी सी जो गलती है, 5-7 सवाल जो आप गलत कर देते हो, उससे आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाते हो। तो ऐसी गलती नहीं करें, घर पे प्रैक्टिस करें, OMR सीट पे प्रैक्टिस करें। ये आप 15 दिनों में, महीने में एक बार कर सकते हैं, सप्ताह में जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। तो भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल की पुस्तक है, महेश बर्णवाल की NCERT सार रूप से किताब भी आती है। और महेश बर्णवाल का जो भूगोल है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों बात करें पर्यावरण की, भूगोल के भी 26-27 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अंदर दोस्तों 14-15 सवाल पूछे जाते हैं। और पर्यावरण के लिए भी आप पर्यावरण का एक जो सामान्य परिचय पुस्तक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की कोई भी पुस्तक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और पर्यावरण के अंदर दोस्तों क्या है, आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। जल प्रदूषण कानून कब हुआ, वायु प्रदूषण कब हुआ, ध्वनि प्रदूषण क्या हुआ, ओजोन की जो समस्या है वो क्या है। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर के जो भी सम्मेलन हुए, मॉन्ट्रियल सम्मेलन से लेकर स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर के जोहान्सबर्ग सम्मेलन से लेकर के पृथ्वी सम्मेलन से लेकर के स्टॉक, सारे जो सम्मेलन है उनकी तारीख क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण की जो मूल जानकारी है, तो किसी भी विषय से संबंधित जो सवाल है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, तो पिछले 5-7 सालों के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करो। उससे आपको 80%, 90% फायदा हो जाएगा कि आपके दिमाग में तस्वीर बन जाएगी। 80-90% सवाल उनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और कुछ सवाल क्या होते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवाओं में क्वेश्चन रिपीट बहुत हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ पिछले 10 सालों के पेपर जो हैं उनको जरूर सॉल्व करो। तो पर्यावरण के लिए मूलभूत जो अवधारणा है उसको विकसित करो, और पर्यावरण के लिए देखो कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों मेरी नज़र के अंदर प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है, जो विशेषांक है, बहुत ही अच्छा विशेषांक है और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप दत्ता सुंदरम या कोई पुस्तक पढ़ना चाहें, लेकिन NCERT मूलभूत अवधारणा के लिए आप भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जरूर पढ़ें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक सर्वे है वो पढ़ें, भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वे है वो जरूर पढ़ें। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो मूल तथ्य हैं वो आपको आना चाहिए कि 1 रुपया कहाँ से आता है, 1 रुपया कहाँ से जाता है। भारत सरकार के अंदर बैंकिंग के अंदर अभी बैंकों की जो दर है, रिवर्स दर है, रिवर्स रेपो दर है, बैंक दर है, क्या है। तो तथ्यात्मक जो जानकारी है, 200-300 तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको आने ही चाहिए, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति ऋण की कितना ऋण है भारत पर, कितना कर्ज है, प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है, बैंकों की क्या स्थिति, जो मूलभूत जो अवधारणा है बिल्कुल। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंतर्गत कोई सुधार के लिए वर्तमान के अंदर कोई कमेटी बनाई जा रही है, तो इस तरीके के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सवाल है वो सवाल भी मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित जो सवाल है वही पूछे जाते हैं। जैसे कृषि से संबंधित हो गया, उद्योग से संबंधित कोई फैक्ट हो गया, नया कोई जैसे कानून आ गया GST, तो उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आप देखो, पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि से, उद्योग से, बैंकिंग से संबंधित किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको रणनीति बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। 20-21 सवाल जो भारत की अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं, और ये भी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा सवाल सही कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के अंदर दोस्तों जो सवाल पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड की कोई भी पुस्तक जो आपको इस तरह लगे, या NCERT की जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा
आप लूसेंट जो गाइड है जनरल साइंस उसकी भी मदद ले सकते हैं। और विज्ञान की मैं बात करूंगा दोस्तों, विज्ञान के अंदर भौतिकी के जो कोई तथ्य हैं वो अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में बार बार पढ़ने के बाद में भी नहीं आ रहे हैं या भौतिकी पे आप पकड़ नहीं बनाएंगे, तो आप देखिए दोस्तों कि विज्ञान के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ कोर पॉइंट से पूछे जाते हैं, जैसे मानव शरीर हो गया, मानव शरीर की बीमारियां हो गई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर किन किन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा रहा, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई सवाल हो गया, बायो प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई 4-5 सवाल है हर साल लगभग पूछे जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक सवाल है वो पूछे जाते हैं। मानव शरीर से संबंधित विभिन्न सवाल और मानव शरीर की जो बीमारियां हैं उनके लिए जो टेस्ट, प्रयोग के अंदर जो टेस्ट होते हैं जो आम आदमी से अपेक्षित है, जैसे टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट है। तो इस तरीके से विज्ञान के अंदर आप कोर पॉइंट छांटिए। जो लग रहा है टफ है, आपको लग रहा है कि परमाणु मॉडल समझ में नहीं आएगा, तो आप छोड़ दीजिए उसको। तो आप क्या कीजिए, कोर पॉइंट जो है आप वो कोर पॉइंट छांट लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों तो कम सवाल पूछे जाते हैं, 9-10 सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी जो स्टेट है वहाँ पर राज्य की जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कम पूछे जाते हैं और इसमें भी ज़्यादा जो सवाल है वो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के लिए आप उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत प्रकाशन या साहित्य भवन का जो उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित प्रकाशक है उनकी जो गाइड है वो आप पढ़ सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए कुछ लोगों की मैथ्स बड़ी कमज़ोर होती है तो उनका ये कहना है कि साहब मैथ्स हमारी पकड़ में नहीं आती। तो मैथ्स में भी वही मैं कहूँगा, मैथ्स के भी कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ आप इजीली कर सकते हैं, कम समय के अंदर और कम मेहनत के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए भी यूपी बोर्ड की कोई पुस्तक है वो आप देख सकते हैं। और पुस्तक में आप देखिए कौन से टॉपिक है जिनसे आप ज़्यादा फैमिलियर है, कम समय के अंदर आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने 10th में बेसिक मैथ्स पढ़ी थी तो अभी भी आप भूले नहीं होंगे। तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मेहनत और से मैथ्स और रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा कर पाओगे। तो अगर ये जो वीडियो है इसके लिए कहा जाए कि सार रूप में कहूँ तो वापस मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए सबसे पहले जो सिलेबस है वो आपके टेबल पे होना चाहिए। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है वो आपके टेबल पे होने चाहिए। आप ट्रेंड एनालिसिस करते रहो और देखते रहो कि क्या पूछा जा रहा है और उनका रिवीजन करते रहो, क्योंकि सवाल वापस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय खराब ना करें, जो समय है वही सब कुछ है। और अच्छा ग्रुप बनाइए मित्र मंडलों के साथ में, मित्र जो मंडली है आपकी यारी दोस्ती जिगरी दोस्त है उनके साथ में चर्चा कीजिए जो भी आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, इंटीग्रेटेड पॉलिसी के साथ में तैयारी कीजिए। तो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस के अंदर। और एक मैं और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे रणनीति बनाएं, उत्तर लेखन शैली है उसको कैसे परिमार्जित परिष्कृत अच्छी करें जिससे बहुत अधिक अंक ला सकें। और आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति की, आप घर बैठ कर के तैयारी कर सकें ताकि आपको कहीं जाना नहीं पड़े। और किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहता है मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत आभार।